तो हेलो दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं आज का वीडियो। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली एक वास्तविक संख्याएं। और इस प्रश्नावली के अंदर 2 पॉइंट है, 1.1 और 1.2। ठीक है। और ये बहुत ही सरल सी प्रश्नावली है, इसमें कोई ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं हैं। ये चीज़ें आपने छोटी क्लासों में पढ़ ली है, वही चीज़ें इसके अंदर है। एक थोड़ी-सी है कि अपरिमेय संख्या का पुनर्भ्रमण, उसमें थोड़ी-सी आपको 1-2 क्वेश्चन है, वो मतलब 2 प्रकार के वहाँ पर क्वेश्चन होते हैं, वो थोड़े लेंथी लग सकते हैं। जबकि और तो सारे लेसम ऐसे एलसीएम वगैरह सब इसी के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम, देखो प्रश्नावली का नाम है वास्तविक संख्याएँ। स्टार्ट करते हैं इसको। वास्तविक संख्याएँ क्या होती है? तो देखो वास्तविक संख्याएँ क्या होती है कि ऐसी संख्याएँ जिनका वर्ग करने पर ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। वास्तविक जो संख्याएं हैं वो भिन्न के रूप में हो सकती है, ठीक है, नंबरिंग के रूप में हो सकती है, ये वास्तविक संख्याएं हो गई। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो वास्तविक संख्याएं जो है वो, जैसे मैंने लिखा दो, दो भी एक वास्तविक संख्या है। मैंने लिखा 4/5, ये भी एक वास्तविक संख्या है। मैंने लिखा 11/9, ये भी एक वास्तविक संख्या है। ठीक है। मैंने लिखा -5, ये भी एक वास्तविक संख्या। मैंने लिखा -2/3, ये सारी की सारी क्या है, वास्तविक संख्या है। और भी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ऐसे हो सकते हैं। अभी जो वास्तविक संख्याएं हैं, इनका यदि हम वर्गीकरण देखें एक बार, तो वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती है। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, इनको बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर्स को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, जिसको बोलते हैं हम परिमेय संख्याएं। पहला होता है परिमेय संख्याएं, और दूसरा है प्रकार, उसे बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है। अब जो परिमेय संख्याएं होती है, ये ऐसी संख्याएं होती है, जैसे मैं यहाँ परिभाषा लिख देते हैं कि ऐसी संख्याएं या वे संख्याएं जिन्हें हम वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तथा p व q पूर्णांक वह सह अभाज्य हो, एवं साथ ही साथ कभी q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। जहाँ q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्याएं हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में, यानी भिन्न के रूप में लिख सकें। p व q पूर्णांक एवं सहभाज्य होने चाहिए, और साथ साथ q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 1, तो 1 यहाँ पर परिमेय संख्या है, क्योंकि मैं 1 के नीचे 1 लिख सकता हूँ, तो p बटा q के रूप में लिखा है इसको। तो हम बोल सकते हैं p बटा q के रूप में, यानी p का मान 1, q का मान कितना हो गया 1, q का मान 0 भी नहीं है यहाँ पर। तो 1 1 क्या है, परिमेय संख्या। मैंने लिखा यहाँ पर 2/3, तो 2/3 यहाँ पर क्या है, इसको भी हमने p बटा q के रूप में लिखा, अंश और हर के रूप में लिख दिया। मैंने लिखा यहाँ पर -4, तो -4 भी यहाँ पर एक क्या है, परिमेय संख्या। मैंने लिखा 0, 0 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। ऐसे बहुत सारी संख्याएं होगी, ये सारी सारी क्या होगी, परिमेय संख्याएं होगी। अब देखिए
दूसरी संख्याएं हैं कि जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यहाँ लाइन खींच देते हैं और यहाँ से परिभाषा लिखेंगे इसकी कि वे संख्याएं जिन्हें हम जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। नहीं लिखा जा सकता, इनको हम नहीं लिख सकते। ऐसी संख्याएं जो हो क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर, तो एग्जाम्पल जैसे पहली संख्या मैंने लिखा पाई। पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसके बाद में मैंने लिखा यहाँ पर अंडर रूट के अंदर जो संख्या है, जैसे अंडर रूट 2 ये एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 ये एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 4 नहीं होगी। अंडर रूट 5 एक क्या है बताओ, अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 6। ठीक है, ऐसे करते करते आगे तक एक्सेट्रा ये अपरिमेय संख्याएं होती है। इनको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट वाली संख्याएं, इन जितनी भी अंडर रूट वाली संख्याएं होगी वो सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं के अंतर्गत आती है। और साथ ही साथ जैसे ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं और भी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल में दूसरा ले रहा हूँ, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि यदि अंडर रूट लगा हो लेकिन यहाँ पर लिखी हो वर्ग संख्याएं। यदि यहाँ वर्ग संख्याएं आपको दे रखी है अंडर रूट के अंदर, तो आप बोलोगे कि ये जो है वो परिमेय संख्याएं होगी। ये परिमेय संख्याएं होगी। अब परिमेय संख्याएं क्यों होगी, तो सुनिए ध्यान से। जैसे मैं अंडर रूट यहाँ पर एक लिखता हूँ, अंडर रूट एक का एक निकलता है और एक क्या है, परिमेय संख्या है। अंडर रूट 4 जो है वो जो इनमें नहीं लिखी मैंने वो लिखेंगे यहाँ पर। अंडर रूट 4 का 2 एक परिमेय संख्या है। अंडर रूट जो 9 है इसका कितना निकलता है, 3। ये भी एक परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या। ठीक है, इसी प्रकार मैंने लिखा अंडर रूट 16, इसका निकलता है 4। ये परिमेय संख्या है। आगे भी ऐसे ही हम चलेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो अंडर रूट लगा हो यदि वर्ग संख्याओं के ऊपर तो वो हमेशा परिमेय संख्याएं होती है। क्लियर है आपको, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा आई होप। अब देखिए परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्याओं के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, पूर्णांक वगैरह सारी सारी। ठीक है, तो जो परिमेय संख्याएं हैं, अब परिमेय संख्याओं को हम आगे और विभाजित कर सकते हैं। जैसे परिमेय संख्या में पहला हमने लिखा प्राकृत संख्याएं। अब जो प्राकृत संख्या इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहते हैं इनको। ठीक है, दूसरा है जैसे यहाँ पर पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, ठीक है, होल नंबर्स। ठीक है, तीसरा है जिसके बोलेंगे हम पूर्णांक संख्याएं। और पूर्णांक संख्याएं उनको बोल के इंटीजर नंबर्स। ठीक है, तो अब सुनिए ध्यान से। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याएं, इनको हमने क्या कर लिया, विभाजित कर लिया। इन्हीं संख्याओं में से हम और भी संख्या निकाल सकते हैं। जैसे पहला बोला, देखो मैंने सम संख्याएं। सम संख्याएं, जितनी भी सम संख्याएं होगी वो सारी की सारी इनमें से हो सकती है, पूर्णांक में से, पूर्ण में से और प्राकृत में से। लेकिन होगी क्या, परिमेय संख्याएं। इसके बाद में विषम संख्याएं, यहाँ पर विषम संख्याएं हो गई। ठीक है, अगला है जैसे कि भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या, फिर अगला हो गया अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं होगी। अगला है सह अभाज्य संख्याएं, जो हमने अभी परिभाषा में लिखा है। हम सहभाज्य क्या होती है, सहभाज्य संख्याएं। क्लियर है। इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारी संख्याएं, सारे के सारे प्रकार जो है वो किसके हैं, परिमेय संख्याओं के हैं। ठीक है, तो ये प्रकार हो गए यहाँ पर संख्याओं के। हमने संख्याएं पढ़ ली यहाँ पर वैसे। और यदि हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम पूरी संख्याओं को और आगे पढ़ेंगे।
इसमें से हम जो है कुछ संख्याएं जैसे पढ़ेंगे यहाँ पर। जैसे प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्याएं स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहाँ तक चलती है, अनंत तक चलती है। तो ये हो गई प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं में यदि आप ऐड कर दो शून्य, यानी जीरो ऐड कर दो, फिर जीरो, फिर एक, फिर कितना 2 3 ऐसे करते करते कहाँ तक, अनंत तक। तो ये जाएगी पूर्ण संख्याएं, तो इसमें जीरो शामिल हो गया। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं तो होती है, मतलब 0 1 2 3 ऐसे करते करते अनंत तक तो चलती है, लेकिन इसमें माइनस की संख्याएं और ऐड कर देते हैं अपन। तो इस प्रकार से ये संख्याएं हो जाती है कौन सी, पूर्णांक संख्याएं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आई होप। तो ये हो गई, इनको याद रखना। प्राकृत संख्याएं कुछ क्वेश्चनों में काम में लेंगे, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक शब्द आया था हमारे पास, यहाँ पर देखिए कि पूर्णांक होनी चाहिए, साथ साथ में सहभाज्य हो। सहभाज्य का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्याएं होंगी जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, कि ऐसी संख्याएं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, उन्हें कहते हैं हम सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, सहअभाज्य उनको संख्याएं कहेंगे। क्लियर? अब हम प्रश्नावली पढ़ते हैं। तो अब पढ़ने वाले अपन देखो एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, इसको बोलते हैं लेसअप है, या लेसे हम शॉर्ट में बोलते हैं इसको। ठीक है, इस चीज को आप समझिए। जैसे एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल पहला मान लीजिए, इसको मैंने लिखा 12 व 15। दो संख्याएं हमारे पास 12 व 15 का हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम ज्ञात करो। ये प्रश्न मैंने खुद से बनाया भाई, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, किताब के बाद में करेंगे अपन। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लगाएंगे, और यहाँ पर देखिए जब भी हम लेसे करते हैं और लेसे में हम जो है वो साथ साथ लिखेंगे। देखो दो तरीके हैं, एक तो अभाज्य गुणनखंड करके, और एक हम उसको क्या है डायरेक्टली अभाज्य गुणनखंड करके फिर उसमें से जोड़े बना लेते हैं, तो वो तरीका है। हम इसको करेंगे देखो। तो सबसे पहले आपको एक ऐसा फॉर्मेट बना लेना है अभाज्य गुणनखंड का। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, दोनों संख्याओं को रखेंगे 12, और दोनों संख्याओं के बीच में हम कोमा लगा देंगे 1, तो 12, 15। अब यहाँ देखिए एक चीज बताइए आप यहाँ पर कि अभाज्य संख्याओं का आपको भाग देना है, तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ अब आपको अभाज्य संख्याएं बता रहा हूँ। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है कि वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं संख्या, एक तो हो गया हमारे पास एक, व स्वयं संख्या के अलावा, स्वयं संख्या के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, यानी कि दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए, दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ये अभाज्य संख्याएं कहलाती है। क्लियर है? एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाता है 2 से, तो 2 होगा, इसके बाद में कितना 3, इसके बाद में 5, फिर 7, फिर सॉरी फिर क्या आएगा 11, 9 में तो जाता है भाग 11, फिर कितना आएगा 13, फिर आ जाएगा यहाँ पर 17, फिर आएगा 19, फिर 23, ऐसे करते करते आगे तक अनंत तक चलेगी संख्या। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो 2 है, 2 में 1 का भाग जा सकता है और 2 में 2 का भाग जा सकता है। इसके अलावा इस संख्या के अंदर किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये 2 एक अभाज्य संख्या है। 3 देखें तो 3 में 1 का जा सकता है और 3 का जा सकता है, इसके अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा। पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, उसको बोलते हैं अपन। ठीक है, 5 में नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाता, 11 में नहीं जाता है। इस प्रकार से सारी सारी अभाज्य संख्याएं, एक सबसे इंपॉर्टेंट संख्या वो ये है कि ये सम होते हुए अभाज्य है। तो हम बोलेंगे ये सम अभाज्य संख्या है, केवल मात्र एक, जो 2 है, सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या होती है 2। क्लियर है? ये चीज आपको याद रखना है। तो हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे यहाँ पर, और ऐसे गुणा करते जाएंगे। पहले 2 का भाग देंगे, नहीं जा रहा, फिर 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, ऐसे हम आगे बढ़ेंगे इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम भाग देते हैं 2 का। तो यहाँ देखिए यदि सम संख्या तो 2 का जाएगा, नहीं जाएगा तो फिर हम 3 का, फिर आगे हम एफर्ट्स लगाएंगे। तो यहाँ हम 2 का भाग दे रहे हैं, 2 का भाग देंगे 12 के अंदर 6 बार जाएगा, और 15 में नहीं जाता है, तो उस संख्या को हम ऐसा कैसा नीचे लिख लेंगे। इसके बाद में 2 का भाग हम 6 में देंगे कितनी बार, 3 बार, और यहाँ 15 को हम ऐसा कैसा लिख लेंगे, बीच में कोमा आपको लगाते रहना है।
अब देखो यहाँ पर हमारे पास अब संख्या नहीं है, सम संख्या, तो सम संख्या में 2 का भाग जाता है और विषम संख्या, ठीक है, हो गई। तो फिर उसमें देखेंगे किसका जाएगा। अब यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है, 15 में होता है 5 गुणा 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 दिख रहा है, तो हम यहाँ से 3 का भाग लगाएंगे एक बार और 15 में जाएगा 5 बार। अब यहाँ पर 3 का कोई गुणज हमें नहीं दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 5 का भाग इसमें देंगे, क्योंकि 5 दिख रहा है हमें। यहाँ पर 1 को ऐसा कैसे लिख देंगे और अगले 5 में देंगे, तो 5 एकम 5। इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या कर लिया, भाग दे लिया है। अब जितनी भी संख्या आई है उसको बराबर का चिन्ह लगाइए नीचे, और सभी जितने भी हमने इनमें भाग दिए उनको गुणा करके लिख लीजिए। तो हम देखो, हमने पहले किसका भाग दिया, 2 का, फिर 2 का, तो 2 गुणा फिर 3 फिर 5, तो 3 गुणा कितना हो गया, 5। अब इनको लिख सकते हैं, तो 2 गुणा कितना हो गया, 4, और इधर कितने हो गए, 15। तो 15 को 4 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा 60। तो हमारे पास जो एलसीएम आया वो कितना आया, 60। एलसीएम हमारे पास आ चुका है 60, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो एलसीएम हमारे पास 60, इसका आंसर आया। अभाज्य संख्याओं का हम भाग देते हैं, तो एलसीएम इस प्रकार से निकाला जाता है। एलसीएम में है वो छोटे से छोटा, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, यानी कि ऐसी संख्या आती है जिसमें इन दी गई संख्याओं का भाग इसमें जाता है। जैसे कि 60 है यहाँ पर, तो 60 का भाग, 60 में भाग 12 का भी जाता है और 15 का भी जाता है, तो ये लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर है। ठीक है, क्लियर है। अगला जो है वो हम अगला टॉपिक जो है उसको पढ़ेंगे हम, एचसीएफ। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ को मैसे बोलते हैं हम, शॉर्ट में मैसे है, ठीक है। अब देखिए, सुनो ध्यान से, मैसे को हम क्या है अलग अलग तरीके से करेंगे, ये तरीका है एक और दूसरा तरीका भी है। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, पहला एग्जाम्पल ऊपर वाला ले लेते हैं, यही ले लेते हैं अपन 12 और 15 का। तो हम लिखेंगे यहाँ पर संख्याएं 12 व 15 का मैसे ज्ञात कीजिए। तो इसको हम क्या है, मैसे को जो हम है वो अलग अलग करते हैं, वैसे इसके हमें भी अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लगाएंगे, या मान लीजिए एग्जाम्पल पहला है, तो हम इसको अलग अलग यानी अलग अलग फॉर्मेट के अंदर लिखेंगे हर संख्या को। जैसे मैंने 12 को इधर लिख दिया और यहाँ दूसरी संख्या 15 को मैंने अलग लिख दिया, इस प्रकार से ये लिख दिया, ठीक है। अब 12 के अंदर वही अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे हम। 2 का भाग दिया कितनी बार, 6 बार। फिर इसमें देखेंगे 2 का भाग कितनी बार, 3 बार। 3 में हम देंगे 3 का कितनी बार, 1 बार। क्लियर है। इसी प्रकार 15 में भाग देंगे हम, तो देखो 15 में 2 का नहीं जाएगा, तो इसमें किसका देंगे हम, 2 का नहीं जा रहा, तो अगली संख्या 3 का देंगे। 3 का दिया हमने कितनी बार, 5 बार। 5 में हम 5 का देंगे कितनी बार, 1 बार। तो ये संख्या हमने इसको लिख लिया है यहाँ पर इस प्रकार से। अब जो संख्या है उनको लिख लीजिए, जैसे कि हमने 12 में 12 को विभाजित किया, तो 12 लिखेंगे, सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाइए। कितनी बार हमने किस किस संख्या का भाग दिया, उन संख्याओं को गुणा करके लिख लो इसके आगे। तो हमने 2 का भाग दिया, 2 गुणा, फिर 2 का दिया, फिर हमने 3 का दिया, तो 2 गुणा 2 4, 4 दिया 12, 12 आ गया। इसी प्रकार हम यहाँ पर 15 को लिखेंगे बराबर, किसका भाग दिया हमने, 3 का भाग दिया, और किसका दिया, 5 का भाग दिया, तो 3 पंजे 15 आ गए यहाँ पर। अब हमें ये देखना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें ज्ञात करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब यह है कि हमें ये देखना है कि इनमें कौन सा कॉमन संख्या है जो जो दोनों में भाग दिया है, जिसका हमने दोनों में भाग दिया है, ठीक है। तो वो देखो 2 है यहाँ पर ऊपर, नीचे नहीं है, 2 नहीं है, 3 यहाँ पर दिख गया, तो हम इसको गोला मार देंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें क्या दिखा है, 3 दिखा है, तो इसके भी हम गोला लगा देंगे। क्लियर है। यहाँ नीचे वाली संख्या के अंदर 5 दिखा है, ऊपर वाले के अंदर नहीं है, तो छोड़ दीजिए। हमारे पास केवल एक गोला बना, वो किसका, 3 का। तो अतः हम बोल सकते हैं एचसीएफ ऑफ 12 व 15, यानी 12 व 15 का जो एचसीएफ है वो कितना है, इस गोले में से एक जोड़ा बना है, तो यहाँ पर केवल एक संख्या लिख लीजिए, 3, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। ये मैंने 2 संख्याएं ली है, आप 3 संख्याओं का कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो आप खुद करना है इसको। एक एग्जाम्पल है जैसे 12, 18, और साथ ही साथ तथा एक और संख्या ले लेते हैं अपन, 24 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसको सोल्व करना है, सॉल्यूशन इसको सोल्व करना है आपको। क्लियर है। तो आपको एलसीएम और एचसीएफ समझ में आया होगा, आई होप। एक संबंध है इसके अंदर, वो ये है कि एलसीएम और एचसीएफ के अंदर एक संबंध चलता है, और वो संबंध क्या है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एलसीएम व एचसीएफ
के मध्य संबंध, के मध्य संबंध। हम यहाँ पर दो संख्याओं के लिए केवल संबंध ज्ञात करेंगे, तीन संख्याओं के लिए लागू नहीं होगा। तो हम ये संबंध जो पढ़ रहे हैं वो केवल दो संख्याओं के लिए, दो संख्याओं के लिए लागू होगा। ये दो संख्याओं के लिए क्या होगा? अप्लाइड होगा, अप्लाइड। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले मैंने एक, मान लीजिए हमने एक संख्या ली a व b, हमारे पास दो संख्याएं हैं a व b। तो a व b दो संख्याएं हैं, इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए आप, एलसीएम लिखा हमने, एलसीएम ऑफ a व b, यानी एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है, तो इसका एलसीएम निकाल लिया हमने और फिर इसका एचसीएफ निकाल लिया, फिर इन दोनों को गुणा कर दिया। तो एचसीएफ ऑफ a कॉमा बी, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया हमने ए व बी संख्या का, और ये सदैव बराबर होता है दो संख्याओं के लिए, केवल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यही इसका क्या है? संबंध है। क्लियर है? आपको समझ में आया? ये संबंध होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हम सोल्व करेंगे प्रश्नावली के अंदर। तो ये संबंध होता है, ये केवल संबंध दो संख्याओं के लिए लागू होगा, केवल दो संख्याओं के लिए। आप इसको यदि तीन संख्याओं में लगाओगे तो वहां पर ये कार्य नहीं करेगा, ये विफल हो जाएगा। ठीक है, तो ये केवल दो संख्याओं के लिए होगा, अन्य संख्याओं के लिए नहीं होगा। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आया होगा, आयो हो। अब हम एग्जाम्पल फर्स्ट पढ़ेंगे। देखो, ये मेरे पास पुरानी पुस्तक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, नई पुस्तक में देख के। उदाहरण पहला है, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या, हमने प्राकृत संख्या पढ़ी है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए n की घात 4 यानी n की पावर n, सॉरी 4 की पावर n अंक शून्य यानी कि 0 पर समाप्त होता है। ये हमें जांच करनी है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, और इसमें आपको जो दिया है वो लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है, क्या दे रखा आपको? संख्याएं। दिया है आपको संख्याओं का रूप, आपको दिया है, और संख्याओं का जो रूप है वो क्या है? 4 की पावर n। 4 की पावर यहाँ पर क्या है? n है। n यहाँ पर प्राकृत संख्या है, तो हम लिख सकते हैं n जो है, और इसके ब्रैकेट में लिख रहा हूं यहाँ पर प्राकृत संख्याएं। तो यानी कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ से n का जो मान है वो इनमें से रख सकते हो। और क्या क्या रख सकते हो? देखिए, प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते कहाँ तक? अनंत तक चलती है। तो ये प्राकृत संख्याओं का क्या हो गया? यहाँ पर मान हो गया। क्लियर है? तो n का मान इनमें से आप कुछ भी ले सकते हो। अब इस संख्या के अंदर हम रखेंगे, जैसे मैंने पहली स्थिति लिखी यहाँ पर, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर, तो आप क्या पाओगे यहाँ पर? इसमें रखिए, संख्या का रूप क्या बनेगा यहाँ पर रखने पर? तो आप इसके अंदर रखोगे 4 की पावर, क्या करोगे? 1 करोगे। 4 की पावर क्या होती है? 4 ही होती है। क्लियर है? हमें 4 मिला पहले तो। इसके बाद में हम क्या करेंगे? n का मान, n बराबर 2 रखने पर, n का मान आपको 2 रखने पर, तो आप रखोगे तो क्या करोगे? यहाँ पर यहाँ रखेंगे 4 की पावर, यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 2 रखेंगे। तो 4 की पावर यदि 2 है तो हम क्या लिख सकते हैं? 16। इसी प्रकार यदि हम आगे देखें तो n का मान यदि हम 3 रख दें, तो n का मान 3 रखने पर, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि यहाँ पर, तो यहाँ n का मान हम 3 रखने पर रखा अपन ने, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 की पावर हम कितना कर देंगे? n की जगह 3 रख देंगे। तो 4 गुना 4 गुना 4 कितना हो जाएगा? 4 का क्यूब होता है 64। आप देख सकते हैं यहाँ पर 64 आ रहा है। इसी प्रकार यदि n का मान 4 रखने पर, यदि हमने n का मान 4 रखने पर 4 रखा, तो यहाँ 4 की पावर कितनी हो जाएगी? 4, जो कि कितना हो जाएगा? 4 की पावर 4 यानी 4 गुना 4, फिर गुना 4, फिर गुना 4, कितना हो जाएगा? 16 गुना 16, जो कि कितना होगा? 256। तो आपको एक पैटर्न समझ में आया होगा यहाँ पर। यदि हम
विषम संख्या रखेंगे तो 4 मिलेगा, सम संख्या रखेंगे तो 6 मिलेगा, देख सकते हो आप यहाँ पर। फिर मैंने 3 रखा विषम संख्या तो 4 मिला आपको इकाई अंक, फिर मैंने सम संख्या रखा तो 6 मिला। आप ऐसे रखते जाओगे, फिर अपने को विषम संख्या 5 रखेंगे हम, तो फिर आपको क्या मिलेगी, 4 मिलेगा अंक। तो ये कभी भी समाप्त नहीं होगा, तो हम बोल सकते हैं अतः संख्याएं 4 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्लियर है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था ये। अगला उदाहरण है दूसरा, संख्याएं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास, दे रखा है कि संख्याएं 6 और हमें 20 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसके गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 20 लिख दिया, ऐसे। अब अभाज्य संख्याओं को भाग लगाएंगे, इसमें 2 का भाग लगाए कितनी बार, 3 बार, इसमें 3 का दिया कितनी बार, 1 बार, 20 में देंगे 2 का 10 बार, फिर 2 का दिया कितनी बार, 5 बार, फिर 5 का देंगे कितनी बार, 1 बार। तो ये हमने लिख लिया इस प्रकार से, ठीक है। अब हम यहाँ से निकाल रहे हैं HCF। अब HCF निकालेंगे, चलो दोनों संख्याओं को लिख लेते हैं अपन। 6 बराबर क्या, 6 के गुणनखंड क्या जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 हो गया। फिर 20 के कितने हो जाएंगे, 20 के हो जाएंगे 2 गुणा कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये गुणनखंड हो गए। और यदि हम यहाँ से HCF निकालें तो HCF इसका क्या हो जाएगा, तो हम लिखूंगा यहाँ सबसे पहले HCF निकाल रहे अपन, तो HCF ऑफ 6 कोमा 20, यानी 6 व 20 का HCF क्या होगा यहाँ पर। तो आपको जो यहाँ सेम संख्या दिख रही है, ये और ये 3 नीचे नहीं है, 2 ऊपर नहीं है, एक जोड़ा बन रहा है यहाँ पर केवल, तो हम केवल यहाँ से 2 लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा HCF हो गया कितना, 2, ये आंसर आ गया। और यदि हम यहाँ से LCM निकालें तो LCM ऑफ 6 कोमा 20, यानी कि 6 और 20 का जो LCM होगा वो क्या करेंगे, जो जोड़ा बन रहा है उसको भी लो। तो देखो एक जोड़ा बन रहा है हमारे पास, ये रहा, ये जोड़ा बन रहा है, तो इसको भी हम गुणा के रूप में लिखेंगे। इसके बाद में जिनके जोड़े नहीं बन रहे उनको भी हम गुणा के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना है, 2, इसको लिखेंगे। ऊपर इसमें 3 भी है, 3 भी लिख लिया, ठीक है। 5 भी है तो 5 को भी लिख लिया। तो इस प्रकार से गुणा करके हमारे पास जो LCM आएगा वो कितना आएगा, देखो दो 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 दूनी कितने हो गए, 4, 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 5 कितने हो गए, 60। तो हमारे पास LCM आ गया 60। क्लियर है क्या। तो बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया प्रश्न था। इसके अंदर हमने इसको सोल्व कर लिया है कंप्लीट। तो ये उदाहरण नंबर हमारा हो गया 2 कंप्लीट। बस इतना ही करना है आपको, LCM याद आएगा, HCF याद आएगा। अगला एग्जाम्पल अपने पास, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 यानी 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। फिर इसका क्या निकालना, आपको LCM ज्ञात करना है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न। देखिए सबसे पहले जो आपको दे रखा है वो लिख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 संख्याएं हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3। और एक चीज बताइए, अब इसमें हमारे पास 2 संख्याएं दी है, 96 और 404। तो सबसे पहले लिख लेंगे, दिया है हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पर, संख्याएं। जो हमारे पास संख्याएं हैं वो क्या क्या है, संख्याएं हमें दे रखी है, एक तो 96 है और एक कितनी है, 404। तो इनका सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर तो रखा 96 को, तो ये 96 96 होगी, और यहाँ रख लिया अपने 404 को, तो 404 हो गया। इसमें अभाज्य संख्या को भाग लगाएंगे, 2 का भाग दिया कितना आ गया, यहाँ पर 2 का भाग देते ही यहाँ पर आपको मिलेगा कितना, 48। तो ये 48 हो गया, ठीक है। 2 का भाग दिया फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 24। इसके बाद फिर 2 का दिया कितना, 12, फिर 2 का देंगे कितना आ जाएगा, 6। 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार, और 3 जो है वो इस प्रकार से हमने लिख लिया, 3 एकम 3, ये हो गया इस प्रकार से, ठीक है। 404 की बात करें, इसमें 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 202।
फिर 2 का देंगे इसके अंदर 101। अब 101 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, इसलिए हम 101 लिखेंगे यहाँ पर। इसका 101 में भाग देंगे तो कितनी बार? एक बार। ये हमने इसको लिख लिया इस प्रकार से। तो हमारे पास दो संख्या थी, मान लीजिए आप इसको ए मानेंगे और इसको क्या मानेंगे हम? बी मानेंगे इस प्रकार से। तो इसका हमें निकालना है HCF। तो मैं 96 को मैंने नीचे लिख दिया, जितने हमने गुणा करके लिखा है उनको लिख लीजिए। तो हम 96 के गुणनखंड जो हमने किए हैं, अभाज्य गुणनखंड, उनको लिख लेंगे यहाँ पर। कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ अंत में लिख देंगे 3। दूसरी संख्या हमारे पास 404, 404 को लिखा, इसके लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू कितना? 101। अब जो हमें HCF में क्या होता है, कॉमन यहाँ पर हम लेंगे। तो HCF ऑफ 96 404 का जो HCF होगा, देखिए सुनिए ध्यान से, यहाँ पर एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन रहा है, 2 का ये बन गया। अब 2 का नीचे नहीं है, फिर नहीं है, 3 का भी नहीं है, 101 का भी नहीं है, तो हमारे पास केवल 2 जोड़े बने यहाँ पर। वही हमारा क्या होगा? HCF होगा। तो 2 गुणा 2 कितना हो गया इसका? 4। 4 इसका HCF हो गया। क्लियर है यहाँ तक? इसके आगे हम LCM निकालना है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर LCM ऑफ 96 व 404 का जो होगा LCM, वो कैसे निकाल सकते हैं? उसका तरीका ये है कि दोनों संख्याओं को गुणा करो, यानी कि ए, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या, तो ए गुणा बी, क्योंकि हमने ये संबंध पढ़ लिया है पहले, ए गुणा बी, और उसके अंदर एलसीएम निकाल रहे तो HCF का भाग लगा दो, HCF ए कोमा बी। तो देखिए, एक पहली संख्या यहाँ पर 96, दूसरी संख्या है 404, इसमें हम भाग लगेंगे। HCF कितना आया था हमारे पास? 4। 4 का भाग इसमें देंगे, कितना आ जाएगा? 101। 101 को हम 96 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 96, 96। तो हमारा LCM कितना आ गया? 96, 96। क्लियर है यहाँ पर? 96 और 404 का LCM जो है हमारे पास 96, 96 आ गया। क्लियर है? यहाँ तक आपको प्रश्न समझ में आया होगा, आई होप। अगला प्रश्न पढ़ अगला प्रश्न है, देखो, संख्या 6, 72 और 120 का भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF आपको ज्ञात करना है। देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न। अब की बार जो है हमारे पास वो संख्या 3-3 आई है, तो 3-3 संख्या वाले को कैसे करते हैं वो देखो। लेकिन उसमें हम यहाँ पर संबंध जो है वो स्थापित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये केवल संबंध जो है हमारे पास ए गुणा बी वाला, वो केवल 2 संख्याओं के लिए लागू होता है। तो हमें संख्याएं दे रखी है, कितनी? 3 संख्याएं दे रखी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर संख्याओं को लिख लेंगे, उनके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पर 6 लिखा, अगले में दे रखा कितना? 72 दे रखा है, फिर अगले में दे रखा आपको कितना? 120 दे रखा है। 6 में 2 का भाग लगेगा कितनी बार? 3 बार। 3 में 3 का दिया कितनी बार? 1 बार, ये दे दिया हमने। 72 में 2 का दिया कितनी बार? 36। इसमें फिर 2 का दिया 18 बार, फिर 2 का भाग दिया 9 बार, फिर 2 का भाग दिया कितनी बार? सॉरी, फिर 3 का भाग दिया कितनी बार? इसमें 3 बार, फिर 3 का देंगे कितनी बार? 1 बार। ये हमने भाग दे दिया। 120 के अंदर 2 का भाग दिया कितनी? 60 बार, फिर 2 का देंगे कितनी बार? 30। फिर 2 का भाग दिया कितना जाएगा यहाँ पर? 15। अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का भाग देंगे 15 के अंदर 5 बार, 5 में 5 का देंगे कितनी बार? 1 बार। तो हमारे पास ये क्या हो गया यहाँ पर? इस प्रकार से इसका हमने गुणनखंड कर लिया। सारी संख्याओं को लिख लीजिए। 6 लिख लिया अपन ने, 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 3। 72 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और फिर गुणा कितना कर दिया? 3। 120 के क्या हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड? ये हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 आ जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा? 5। अब हमें यहाँ पर निकालना है LCM। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार। तो इसका जो LCM होगा वो कैसे निकालेंगे? पहले LCM निकालते हैं अपन। LCM ऑफ किसका? 6 कोमा, यहाँ पर आ जाएगा 72 कमा 120। इसका जो LCM होगा वो कैसे निकाल सकते हैं हम? देखिए, यहाँ पर जो हमें सेम सेम संख्या दिखे, तीनों संख्याओं में इनके अभाज्य गुणनखंडों के अंदर 2 दिख रहा है, बिल्कुल। 3 यहाँ पर भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, तो एक ये जोड़ा बन गया। 2 इसमें है, इसमें है, लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, छोड़ देंगे। 2 फिर इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 5 भी नहीं है। तो हमारे पास केवल 2 जोड़े बने, किसके? 2 का और 3 का। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 गुणा कितना? 3, और 2 गुणा, सॉरी क्या कर रहा है, हाँ, जोड़े बन गए, उनको भी लेना है, और बिना जोड़े हैं उनको भी लेना है। ठीक है, तो यहाँ
जो है वो सारे जोड़े ले लेने हैं। इसके बाद में साथ ही साथ बिना जोड़े हैं उनको भी ले लेने हैं। तो एक जोड़ा तो किसका बन रहा है यहाँ पर, 2 का, एक 3 का बन गया। बाकी बच्चे उनको सबको लिख लीजिए। इसमें भी क्या दिख रहे हैं आपको, 2 दिख रहे हैं। एक जोड़ देखो यहाँ पर 2 है तो गुणा 2 कर दिया, फिर यहाँ पर 2 है तो गुणा कितना कर दिया, 2। फिर इसमें एक में 3 है तो उस 3 को भी रखा, फिर एक में कितना है, 5 है तो 5 को भी रखा। इस प्रकार से आप इसको गुणा कर लोगे। तो एलसीएम निकाल रहे हैं यहाँ से, तो इसका जो एलसीएम प्राप्त होगा अपने को वो हो जाएगा 360। इसको गुणा करोगे 360 हो जाएगा इस प्रकार से। और यदि एचसीएफ निकाले हम, एचसीएफ निकाल रहे हैं 6,72 व 120 का एचसीएफ। अब जितने जोड़े बने हैं उन्हीं जोड़ों को हमें लेना है। यहाँ पर एक तो 2 का जोड़ा बन रहा है और एक 3 का जोड़ा बन रहा है, तो हम लिख देंगे 2 गुणा कितना, 3। इस प्रकार से एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6। ये आंसर, ये भी आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था।